हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका है और ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है, जिसमें हम लोग अगस्त 2021 के संस्करण को इस वीडियो में कवर करेंगे। कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जिसमें पहला टॉपिक आपको है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र ने लिया। तो देखिए, पहले ये हो रहा था कि केंद्र सरकार मात्र 50% खरीद रही थी टीका, राज्य सरकार 25%, निजी अस्पताल 25% ये टीका खरीदा जा रहा था। लेकिन अब मतलब 21 जून 2021 को देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जो टीकाकरण है वो निःशुल्क किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मतलब कि ये अब केंद्र सरकार 75% टीका खरीदेगी। मतलब जो राज्य सरकार का 25% टीका था, अब वो भी केंद्र सरकार खरीदेगी, और जो 25% निजी अस्पताल को मिल रहा था वो निजी अस्पताल को मिलता रहेगा। लेकिन निजी अस्पताल को जो टीका मिल रहा है उसमें अब 150 रुपये ज़्यादा उन्हें देना होगा। ये सरकार का नया नीति है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगला टॉपिक देखा जाए तो वो है कि 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। तो देखिए, ये 31 मई 2021 को 108 उत्पादों की सूची जो रक्षा मंत्रालय ने जारी की है और उस पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लागू किया गया है, ठीक है। देखिए, रक्षा उत्पाद जो है वो एक्चुअली इसलिए प्रतिबंधित किया गया है ताकि देश को, मतलब देश में इस क्षेत्र में, मतलब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है, ठीक है। और ये पहला बार नहीं है जब प्रतिबंध लगाया गया। इससे पहले भी 101 उत्पादों पे प्रतिबंध लगा था 9 अगस्त 2020 को, ठीक है। 101 उत्पाद पे प्रतिबंध लगा था। अब देखा जाए तो इस समय मतलब 108 उत्पाद जो है उसमें कौन कौन से उत्पाद शामिल हैं जिसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें आपको 3.5 टन वजन वाले हेलीकॉप्टर्स, मिनी यूएवी, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है, ठीक है। और इससे पहले जो 9 अगस्त 2020 को लगा था 101 पर, उसमें आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, लड़ाकू जलपोत, मालवाहक विमान, हल्का लड़ाकू विमान और रडार जैसा कुछ अन्य प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली जो थी वो शामिल थी, ठीक है। और देखा जाए कि ये चरणबद्ध तरीके से जो इस पर प्रतिबंध लगेगा तो वो कैसे कैसे लगेगा। मतलब दिसंबर 2021 तक 49 उत्पादों पर प्रतिबंध होगा, फिर दिसंबर 2022 तक 21 अन्य उत्पाद पे प्रतिबंध लगेगा, और शेष जो बचा हुआ होगा उस पे अगले 4 वर्षों में प्रतिबंध लागू हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो अब प्रतिबंध के बाद रक्षा उत्पाद के आयात का नकारात्मक सूची शामिल हुआ, जिसमें उत्पाद का कुल संख्या 209 हो गया। 209 कैसे हुआ? तो 108 इस वक्त और 101 पहले, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुल 209 प्रोडक्ट हो गए हैं जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण के परीक्षण। तो देखिए, ये पिनाका नाम जो दिया गया है वो एक्चुअली भगवान शंकर के धनुष जो पिनाका था उसके नाम पर दिया गया है, ठीक है। और 24 से 25 जून 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट के सफल परीक्षण किए हैं। परीक्षण स्थल जो है वो उड़ीसा का चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज था, जिसको हम लोग आईटीआर कहते हैं, ठीक है। आईटीआर का आपको फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। वैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए इसका टेस्ट किया गया है, और इसमें कुल 25 जो है उन्नत रॉकेटों का परीक्षण इसमें किया गया है, ठीक है, जिस रॉकेट का मारक क्षमता है 45 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण। तो देखा जाए तो 28 जून 2021 को डीआरडीओ ने अग्नि श्रेणी के अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। पी का फुल फॉर्म हो गया प्राइम, ठीक है। अग्नि श्रेणी का है, सतह से सतह मार करने वाला, और इसका परीक्षण स्थल भी उड़ीसा था, लेकिन ये बालासोर तट पर किया गया था, ठीक है। इसका जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगला टॉपिक है कि पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना, ठीक है। तो देखिए, 2022 की पहली छमाही में भारतीय नौसेना को स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत जो है विक्रांत वो प्राप्त होगा। आईएनएस विक्रांत जो है वो भारतीय नौसेना के समुद्र में सबसे शक्तिशाली परिसंपत्ति होगी, और इसका जो निर्माण करता है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है,
ठीक है। और इसके निर्माण के बाद भारत के पास विमान वाहक जो युद्धपोत की संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक है विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य पहला है, और दूसरा हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ये 2 युद्धपोत विमान होंगे, ठीक है, भारत के पास। और जो विक्रांत नाम दिया गया है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका नाम दिया गया है भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक युद्धपोत के नाम पे, ठीक है, जो कि आपको 1961 से 97 तक, ठीक है, 1961 से 97 के दौरान सेना में शामिल रहा था। ठीक है, देखिए ये पहला आईएनएस विक्रांत जो था वो भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था। कब? 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था, जहां ब्रिटेन में उसका नाम था HMS हरकुलिस, और भारतीय नौसेना ने उसे खरीदकर उसका नाम दिया था आईएनएस विक्रांत। ठीक है, उसी के नाम पर ये विमान वाहक युद्धपोत का नाम रखा गया है, आईएनएस विक्रांत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 40 वर्षों की सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक नौसेना से सेवा मुक्त हुआ। तो देखिए 4 जून 2021 को एक सादे समारोह में सम्मान पूर्वक आईएनएस संधायक को सेवा मुक्त किया गया, मतलब डीकमीशन किया गया। निर्माणकर्ता थे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसको 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, नौसेना में ये सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था जिसको डीकमीशन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के सिर्फ 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 35 संस्थान को जगह मिली है। ठीक है, और ये सूची, मतलब ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो की गई है लंदन स्थित क्यूएस के द्वारा। क्यूएस का फुल फॉर्म हो गया क्वारेली साइमंड्स। ये एक एजेंसी है और वर्ष 2022 के लिए इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी की है। विश्व के शीर्ष 1300 संस्थान में भारत के 35 संस्थान हैं। अब देखा जाए तो टॉप 10 कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान हैं, तो पहले स्थान पे है आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कैम्ब्रिज अमेरिका की है। इसको 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूके में है। फिर तीसरे पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि स्टैनफोर्ड अमेरिका में है। फिर चौथे स्थान पे, मतलब तीसरे स्थान पे 2 टाई अप है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दोनों का इक्वल रैंकिंग दिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है। ठीक है, फिर 5वें स्थान पे आता है आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी कैम्ब्रिज अमेरिका में है। चलिए अब देखते हैं भारत के 10 शीर्ष शैक्षणिक संस्थान जिसको रैंकिंग में जगह मिली है। भारत के जो 10 शीर्ष शैक्षणिक संस्थान हैं उनको वैश्विक रैंकिंग देखा जाए तो पहले स्थान पे आपकी आती हैं आईआईटी बम्बई 117 रैंक के साथ। फिर दूसरा है आईआईटी दिल्ली 185 रैंक पे है। मतलब भारत के रैंकिंग में ये पहले दूसरे स्थान पे है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए जब वर्ल्ड लेवल पर जो 1300 शैक्षणिक संस्थान को जगह मिली है, उस 1300 में भारत के आईआईटी बॉम्बे का 117वां स्थान है, जो कि भारत में पहले स्थान पे है। फिर दूसरे स्थान पे है आपको आईआईटी दिल्ली, जो कि वैश्विक रैंकिंग में 185 पे है। तीसरे स्थान पे है आईआईएससी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु का है। फिर चौथे स्थान पे है आपको आईआईटी मद्रास। 5वें स्थान पे है आईआईटी कानपुर, जो कि 5वें स्थान पर इसको 255वां रैंक मिला है। इसी तरह से आपको आईआईटी खड़गपुर 6ठे पे, आईआईटी गुवाहाटी 7वें पे और आईआईटी रुड़की 8वें पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 9वें स्थान पे है और जेएनयू 10वें स्थान पे है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है इटली के 2 नौसैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरों की मौत से संबंधित जो 9 वर्ष पुराना मामला था उसका मध्यस्थता समझौते के पश्चात अदालत में बंद किया गया। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2012 में हुआ यूँ था कि इटली के ध्वज के तले एक तेल टैंकर थी जिसका नाम था MV एनरिका प्लेक्सी। उस पर सवार 2 नौसैनिक थे जो कि इटली के थे, और जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है EEZ, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उस क्षेत्र में 2 भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो इटली के 2 नौसैनिकों के द्वारा। अब देखा जाए तो जून 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि अब इस केस को बंद किया जाए और इतालवी सैनिकों पर जो दर्ज प्राथमिकी है या फिर समस्त कार्रवाई है उसको रद्द किया जाए। ठीक है, इसके आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौते को स्वीकार करते हुए अब इस जांच का जो होगा वो सब इटली में होगा, भारत में नहीं होगा। क्यों? तो इटली गणराज्य के द्वारा 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी गई है।
ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे 3 भागों में बांटा है। 4-4 करोड़ उन 2 मछुआरों के वारिसों को दी जाएगी और 2 करोड़ रुपए जो है वो आपको नौका मालिक को दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। तो देखिए, ये 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का 6ठा वर्षगांठ पर वर्ष 2020 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा की गई और ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फिर देखा जाए तो इसमें जो पहलू रखे गए हैं, जिस पहलू पर इस आधार पर मतलब ये चुने गए हैं, ये रैंकिंग जो बनाई गई है, तो वो है सामाजिक पहलू, गवर्नेंस, फिर है आपको कल्चर, फिर है शहरी वातावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, रोजगार, पेयजल आपूर्ति और शहरी प्रबंधन। इस आधार पर इस रैंकिंग को चुना गया है और इस बार जो शहरों में पहला स्थान है वो टाई हो गया है, मतलब संयुक्त रूप से दिया गया है इंदौर और सूरत को। ठीक है। फिर केंद्र शासित प्रदेश में अगर पहला स्थान किसी को दिया गया है तो वो दिया गया है चंडीगढ़ को। फिर स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार अगर देखा जाए तो इसमें अहमदाबाद को पहला स्थान, दूसरा को वाराणसी और तीसरे पे रांची है। फिर स्मार्ट सिटी विकसित करने में जो राज्य सबसे आगे रही है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। केंद्र शासित स्मार्ट सिटी विकसित करने में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है स्वर्ण कलाकृतियों को आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य। तो ये 16 जून 2021 को स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्क यानी चिन्ह अंकित करना ये कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य कर दिया गया है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, जो BIS हॉलमार्क रहती है उसके द्वारा। ठीक है। पहले चरण में होगा यूं कि 256 चुनिंदा जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। और अनिवार्य हॉलमार्किंग के कारण अब जो ज्वेलर्स हैं, जो सोनार जो ज्वेलरी बेचते हैं, उनको केवल 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट इन 3 तरह के गोल्ड को, आभूषणों को बेचने की अनुमति होगी। ठीक है। पब्लिक कैसे पहचान पाएगी कि हमने कितने कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है? तो उसका देखा जाए तो अगर 14 कैरेट के आभूषण खरीदेंगे तो उस पर 585 अंकित होगा। ठीक है। 18 कैरेट के आभूषण पर 750 यानी 750 अंकित होगा और 22 कैरेट के आभूषण पर 916 अंकित होगा। ठीक है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो 40 लाख या उससे कम वार्षिक बिक्री वाले आभूषण विक्रेता हैं उस पर ये अनिवार्यता अभी छूट दी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कारों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग लगाने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। देखिए हुआ यूँ कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जारी होने वाले जो सभी मॉडल्स हैं और 1 जनवरी 2022 के बाद निर्गत होने वाले सभी मॉडल्स, यानी पुराने मॉडल के साथ साथ सभी जो नए मॉडल्स होंगे उन सभी में आगे की सीटों के लिए एयरबैग का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक सिर्फ ड्राइवर सीट्स पे ही लगे रहते थे एयरबैग, गाड़ी के कॉस्ट को कम करने के लिए वो एक ही सीट पर लगाया गया था, लेकिन अब कंपलसरी हो गया कि आगे की दोनों की सीटों पे एयरबैग होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार में पुनः परिवर्तन और नेतृत्व में फिर से परिवर्तन जो हुआ है, इसमें इस बार दिया गया है पुष्कर सिंह धामी को। मतलब कि जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो है पुष्कर सिंह धामी और ये खटीमा से निर्वाचित हैं, विधायक हैं, 45 वर्षीय। ठीक है। उत्तराखंड के ये 11वें मुख्यमंत्री होंगे और वो इस राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलिए देखा जाए तो भारत के 3 वर्ष के लिए इकोशॉक का सदस्य निर्वाचित किया गया है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इकोशॉक में भारत की सदस्यता होगी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत देखा जाए तो 1945 में गठित जो 54 सदस्यीय इकोशॉक है उसमें 14 सीट अफ्रीका देश से, 11 एशियाई देश से और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जैसे कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश, वहाँ से 10 सीटें हैं और शेष जो 13 सीट बचती हैं वो पश्चिमी यूरोप सहित कुछ अन्य क्षेत्र से हैं। ठीक है। और इस बार जो चुनाव हुआ था वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हुआ था,
जो कि 2022 से 2024 के लिए होगा। ठीक है, 2022 से 2024 के लिए। इसमें आपको भारत का चुनाव हुआ है। देखा जाए तो महासभा में जो 7 जून को संपन्न चुनाव हुए थे, उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुने गए जो अन्य देश हैं भारत के अलावा, वो है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। ठीक है, और इकोसॉक में ये चारों देश ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान उनकी जगह पर आएंगे। ठीक है, ये चारों देश मतलब कि आपको भारत, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और ओमान, ये 4 देश जो हैं वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्कमेनिस्तान और ईरान का जगह लेंगे। ठीक है, इकोसॉक का फुल फॉर्म आपको बताना भूल गए, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। ठीक है, देखिए ये 5 देश जो हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम का स्थान लेंगे, जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल पूरा होगा और इनकी जगह पर अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात स्थान लेंगे। देखिए 1 जनवरी 2022 से जो 15 सदस्य सुरक्षा परिषद की संरचना होगी वो इस प्रकार होगी कि 5 स्थायी सदस्य होंगे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। उसके अलावा 5 अस्थायी सदस्य होंगे जिनका द्विवार्षिकीय सदस्यता जो है वो 1 साल के लिए भी बाकी है, मतलब 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगी। उनमें से हैं भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको। ये 5 देश अभी 1 साल यानी 1 वर्ष और यहाँ पे सदस्य अस्थायी रूप से रहेंगे। अब भारत का देखा जाए तो भारत ये 8वीं बार है जब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। और अब देखा जाए वो 5 सदस्य देश अस्थायी रूप से जो द्विवार्षिक सदस्यता 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी, वो है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। इन 5 देशों का सदस्यता 2023 में समाप्त होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। तो ये 11 से 13 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत जो है वो वर्चुअल रूप से ही सम्मिलित हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कोरोना महामारी को देखते हुए वर्चुअल तरीके से ही इन्होंने संबोधित किया। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था बिल्ड बैक बेटर। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं उनके विरुद्ध मिलकर मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व डिजिटल मुद्राओं के विनियमन को इसमें शामिल किया गया था। मुख्य विषय में जो मुद्दा थे वो ये मुद्दे थे। उसके अलावा कोरोना प्रभावित जो निर्धन देश हैं उसकी वैक्सीन को 1 अरब खुराक उपहार स्वरूप प्रदान करने का भी फैसला लिया गया G7 देशों के द्वारा। फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर देश हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए उन्हें 7.32 लाख करोड़ की मदद देने की भी घोषणा की गई है। फिर वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का भी लक्ष्य रखा गया है इस मीटिंग में। और G7 के जो आगामी 48वां शिखर सम्मेलन होगा वो होगा अब 2022 में जर्मनी में होना तय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग हेतु सहमति हुई। तो देखिए 24 जून 2021 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस संगठन का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक संपन्न हुई थी। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया था। ठीक है, एससीओ में जो कुल देश हैं वो 8 हैं। एससीओ का फुल फॉर्म हो गया आपको संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, और इसमें कुल 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, और दोनों जो है 2017 में इस संगठन में शामिल हुए हैं। फिर रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है। ठीक है, सुरक्षा एवं आतंकवाद पर विशेष रूप से चर्चा की गई इस बैठक में। और लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहब्बत जैसे आतंकी संगठन के विरुद्ध एससीओ की कार्यवाही के लिए आह्वान किया है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव महासभा में पारित किया गया। भारत सहित 36 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। देखिए ये 18 जून 2021 को महासभा में भारी बहुमत से पारित हुआ ये प्रस्ताव, और 5 माह से जो सत्ता पर काबिज जुटाकर ये कब्जा तुरंत छोड़ने को और जेलों में जो भी बंद नेता हैं
उन सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने को कहा गया है। ठीक है, और देखा जाए तो महासभा में जो कुल सदस्य देश है वो कुल है 193, और जिसमें पक्ष में 119 मत दिए गए और केवल एक मत था बेलारूस का जो कि विपक्ष में मत गिरा था। ठीक है, भारत के अतिरिक्त जो अन्य पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, लाओस और साथ साथ रूस और चीन भी इसमें शामिल नहीं हुए थे और जिन्होंने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। ठीक है, इसके अलावा जो कुल मिलाकर मतलब इन सभी देशों के अलावा और भी कुछ देश हैं, उन सब को मिलाकर कुल 36 देश थे जो मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की थी। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है उनका नाम है श्री TS तिरुमूर्ति, और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि इजराइल में नेतन्याहू के 12 वर्ष के शासन का अंत हुआ, नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने। तो देखिए 13 जून 2021 को 8 विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता नफ्ताली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। गठबंधन के लिए संपन्न समझौते के तहत दक्षिणपंथी जो यामीन पार्टी है उसके नेता है नफ्ताली बेनेट अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री होंगे, और मध्यमार्गी येस यातिद पार्टी के जो हैं याइर लापिड उसके बाद प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, अगस्त 2023 के बाद। देखा जाए तो इस सरकार में जो याइर लापिड है अभी फिलहाल वो विदेश मंत्री होंगे, बाद में ये प्रधानमंत्री बनेंगे 2023 के बाद, अगस्त 2023 के बाद। ठीक है, फिर देखिए नेसेट के जो 120 सदस्य में से 60 सांसद जो इनके पक्ष में और 59 विरोध में मत दिया था, और इनकी जो सरकार बनेगी इस सरकार में कुल 27 मंत्री हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 9 महिला मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, 80 देशों में भारत का 68वां स्थान। ठीक है, देखा जाए तो जून 2021 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो है इसकी रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की, और विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, उसके द्वारा और उसके सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षादित क्षेत्र, नाइट्रोजन संतुलन, जीव संरक्षण आदि मानकों पर 2-2 वर्ष के अंतराल में ये जारी किया जाता है, और रिपोर्ट में जो कुल देश शामिल है वो 180 देश शामिल है। अब देखा जाए उनकी रैंकिंग, तो देखा जाए तो पहले 10 राष्ट्र जो हैं, पहले स्थान पे आपको डेनमार्क है, दूसरे पे लग्जमबर्ग, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे फ्रांस है। अब भारत का स्थान जो देखा जाए तो वो है आपको 168। ठीक है, 180 देशों में भारत का स्थान 168 है। ठीक है, अब भारत का तो स्थान 168 हो गया। देखिए भारत की जो पड़ोसी देश की रैंकिंग देखी जाए तो भूटान है 107 पे, श्रीलंका 109, चीन 120, पाकिस्तान 142वें स्थान पे, नेपाल 145वें स्थान पे, बांग्लादेश 162वें, भारत 168, अफगानिस्तान 178 और म्यांमार 179वें स्थान पर है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं नीचे से, मतलब निचले 15 राष्ट्र की सूची दी गई है, ये आपको PDF में दी जाएगी, पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे आखिरी स्थान पे है वो है लाइबेरिया, उससे ऊपर म्यांमार, और 178वें स्थान पे अफगानिस्तान, 177वें पे सिएरा लियोन, 176वें पे कोट डी आइवरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की ओर। तो देखिए जून 2021 में सिडनी स्थित जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की वर्ष 2021 की ताज़ा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी की गई। देखा जाए तो सूची में जो कुल देश शामिल थे वो थे 163। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का स्थान 135वां रहा। पिछले वर्ष यानी 2020 में यह स्थान 139वां था। ठीक है, अब प्रथम 5 देश देखा जाए तो उसमें आइसलैंड पहले स्थान पे है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे, डेनमार्क तीसरे स्थान पे, पुर्तगाल चौथे और 5वें पे स्लोवेनिया। सूची के अंत में 5 देश जो हैं मतलब 163वें स्थान से अगर देखा जाए तो आपको अफगानिस्तान सबसे आखिरी स्थान पे है, उसके बाद है यमन 162 पे, सीरिया 161 पे, दक्षिणी सूडान 160 पे, 159 पे है आपको इराक। ठीक है, चलिए भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखते हैं। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग। तो इसमें भूटान है 22वें स्थान पे, नेपाल 85, बांग्लादेश 91, श्रीलंका 95,
चीन 100वें, म्यांमार 131वें, भारत 135, पाकिस्तान 150वें और अफगानिस्तान 163वें स्थान पे है। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता जिनेवा में संपन्न हुई। 16 जून 2021 को शिखर सम्मेलन जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड की जिनेवा में संपन्न हुई थी और आपसी तनाव को कम करने के लिए सहमति दोनों पक्षों ने व्यक्त की है। दोनों अपने राजदूत को एक दूसरे की राजधानी में वापस तैनात के लिए सहमत हुए हैं। हुआ यूं था कि दोनों ने अपने राजदूतों को एक दूसरे की राजधानी से वापस तैनाती करने के लिए इस बार सहमत हुए, लेकिन दोनों ने वापस बुला लिया था। तनाव में वृद्धि के चलते अमेरिका में जो रूस के अपने राजदूत थे एनातोली एंडानोव, उसको लगभग 3 माह पूर्व ही वॉशिंगटन से वापस बुला लिया गया था। और रूस में जो अमेरिकी राजदूत थे जॉन सुलिवन, उन्हें भी 2 माह पूर्व मॉस्को छोड़ देने को कहा गया था। ठीक है, इसमें आगे है कि परमाणु अप्रसार का मुद्दा भी वार्ता के मुद्दे में शामिल हुआ था और नई स्टार्ट संधि के विस्तार का उल्लेख करते हुए भी नाभिकीय अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता दोनों नेताओं ने व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान। तो ये साल में 2 बार होता है, कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। एक है 1 जनवरी को और दूसरा है 1 जुलाई को। ये साल में 2 बार किया जाता है। इस बार जो 1 जुलाई को आदान प्रदान हुआ है एक दूसरे के नागरिकों की, मतलब जो कैदी हैं, नागरिक हो या मछुआरे हों, उनकी सूची का आदान प्रदान किया गया है। तो उस सूची के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के जेलों में भारतीय कैदी कुल हैं 609। ठीक है, जिसमें से 558 मछुआरे हैं और 51 अन्य नागरिक हैं। फिर उसी सूची के अनुसार अगर देखा जाए भारत में जितने पाकिस्तानी कैदी हैं तो वो हैं 345, ये भारत की जेलों में, जिसमें से 74 मछुआरे हैं और 271 अन्य नागरिक कैद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अल सल्वाडोर के पश्चात चीन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो देखिए, होता यूँ है कि अगर पूरे देश में 4 वर्षों के अंतराल में अगर एक भी मलेरिया का केस नहीं आए तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा उसे मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है। तो इसी में आपको पहले अल सल्वाडोर को फरवरी 2021 में और उसके बाद चीन को जून 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। देखिए, 40 देश की सूची इसमें दी गई है, अलग अलग देश में कि कहाँ कहाँ मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो अफ्रीकी देश जो है उसमें आपको अल्जीरिया 2019 में से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। फिर मॉरिशस है और फ्रांस है, जिसे ला रीयूनियन था उस समय 1979 में। ठीक है, उसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। फिर आपको पूर्वी मेडिटेरेनियन में देखा जाए तो मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात। फिर यूरोपियन में देखा जाए तो अर्मेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, हंगरी, इटली, किर्गिस्तान, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, फिर अगर अमेरिकी कंट्री में देखा जाए तो वो है आपको अर्जेंटीना, क्यूबा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर, ग्रेनेडा, जमैका, प्रागवे, सेंट लूसिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अमेरिकी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अमेरिका में की ये सारे कंट्रीज़ को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। फिर आपको दक्षिण पूर्व एशिया में आपको मालदीव, श्रीलंका। फिर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो वो आपको है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, सिंगापुर। और उसके अलावा 62 ऐसे देश भी हैं जहाँ पे मलेरिया कभी पाया ही नहीं गया। ठीक है, वहाँ पे अपने आप स्वतः ही वो समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अदालत की अवमानना मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह का कारावास। तो देखिए, ये 3 जुलाई 2021 को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह का सजा संवैधानिक अदालत के द्वारा सुनाई गई। हुआ यूं कि जैकब जुमा के विरुद्ध एक वित्तीय घोटाला का आरोप है 2009 से 2018 की अवधि के, जब वो देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भ्रष्टाचार के मामले में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और उसमें शामिल नहीं होने से इनकार करने के लिए उन्हें यह सजा सुनाई गई थी और ये कहा गया था कि ये सजा निलंबित नहीं की जा सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको 4 जुलाई को आत्मसमर्पण का समय दिया गया था कि 4 जुलाई तक आत्मसमर्पण कर दिया जाए,
किंतु फिर भी 3 जुलाई 2021 को उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार किया है और सुनवाई के लिए 12 जुलाई 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका के बाद रूस भी अब मुक्त आकाश संधि से अलग हुआ। तो देखिए 7 जून 2021 को व्लादिमीर पुतिन की हस्ताक्षर के बाद रूस भी अब औपचारिक रूप से मुक्त आकाश संधि से अलग हो गया है। मुक्त आकाश संधि जो है द्विपक्षीय ओपन स्काई एग्रीमेंट से भिन्न है। ओपन स्काई एग्रीमेंट के तहत क्या था कि दो देश एक दूसरे की यात्री और मालवाहक जो विमान है उसको अपने आकाशीय क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करती थी। और ओपन स्काई ट्रीटी जो है वो एक बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चौथा चरण। तो देखा जाए तो 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कवर किए गए जो 81 करोड़ निर्धन हैं उनको जुलाई से नवंबर 2021 तक 5 और महीनों के लिए मुफ्त खाद्य दिया जाएगा। ठीक है, मुफ्त खाद्यान्न दिया जाने का ये योजना है, ये चौथा चरण है। ठीक है, इससे पहले तीसरा चरण था आपको मई जून 2021 में, उसमें 26,602 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित किया गया था। और इस बार जो है चौथे चरण में ये 5-5 किलोग्राम का प्रति व्यक्ति जो दिया जाएगा अनाज, उसमें आपको 67,267 करोड़ का वित्तीय भार केंद्र को वहन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मई 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 6% के लक्ष्य से अधिक। तो देखिए ये 14 जून 2021 को भारत में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जिसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधारित जो मुद्रास्फीति की दर है उसके आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखिए CPI के आधार वर्ष जो है वो 2012 है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे जो आधारित मुद्रास्फीति है उसमें आपको अखिल भारतीय मतलब होल भारत का देखा जाए तो जो मई 2021 का अंतिम है वो है 6.3, लेकिन अप्रैल 2021 का फाइनल था ये 4.23। ठीक है, इन्फ्लेशन है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये है 6.48 जो कि 3.75 था और शहरी क्षेत्र को है 6.04 जो कि 4.71 है। और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो अगर देखा जाए सर तो अखिल भारतीय में है 160.4 जो कि अप्रैल 2021 का अंक था 157.8, ग्रामीण क्षेत्र का 161 और अप्रैल में था आपको ग्रामीण क्षेत्र का 157.6, शहरी क्षेत्र का है 159.7 और अप्रैल 2021 में फाइनल है 158। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। अभी हम लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा था, ठीक है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब हम लोग थोक मूल्य सूचकांक देखेंगे, मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो मुद्रास्फीति है मई 2021 के अंत में ये रखा गया है 12.94%। मई 2021 के दौरान देश में जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है वो हो गया 12.94 जो अंतिम है प्रतिशत रखा गया है, जो कि अप्रैल 2021 में ये 10.49% था। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल और क्रूड पेट्रोलियम के मूल्य में जो तीव्र वृद्धि हुई है उसके साथ साथ निचले आधार प्रभाव जिसे कहते हैं लो बेस इफेक्ट, उसके कारण भी 2021 में मई 2021 में मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक रही है। ठीक है, केवल फूड इंडेक्स अगर देखा जाए तो इसके आधार पर ये 8.11% है और मूल्य सूचकांक आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है और सभी वस्तुओं के मामले में मई 2021 में 132.7 अनंतिम रहा था। फूड इंडेक्स मई 2021 में 158.6 अनंतिम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वस्तुगत निर्यातों में सिकुड़न के बावजूद 2020-21 में भारत के कृषि क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि हुआ। वस्तुगत विदेशी व्यापार में सिकुड़न हुआ 4.78% का, मतलब कि ऋणात्मक हुआ है वृद्धि, माइनस कर दिया जाए -4.78% या फिर ऋणात्मक वृद्धि इसको कहा जाए। ठीक है, देश के कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात वर्ष 2020-21 में अगर देखा जाए तो ये रहा 41.25 अरब डॉलर। ठीक है, और महामारी के बावजूद इस क्षेत्र के निर्यात में जो डॉलर मूल्य में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि रुपए मूल्य के वृद्धि में अगर देखा जाए तो ये है 22.62%। ठीक है, और
समुद्री उत्पाद के निर्यात में 2020-21 में रहा है 10.8% का गिरावट। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें। इसमें देखा जाए तो जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके आंकड़ों के अनुसार जो 2020-21 के अनाज के निर्यात में विशेष वृद्धि दर्ज की गई है, और उसमें आपको बासमती चावल के निर्यात में 136% की वृद्धि है। ठीक है, 136% बढ़कर ये हो गया है अब आपको 4795, मतलब 4795 मिलियन डॉलर था। और गेहूं का निर्यात जो है 774% बढ़कर 549 मिलियन डॉलर रहा। इस तरह से आपको फिर अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी, केसर इलायची, जायफल, जावित्री आदि फसल जो है इस निर्यात में भी वृद्धि दिखी गई है 2020-21 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं समुद्री उत्पाद का निर्यात घाटा, जो कि 10.8% रहा था। ठीक है, तो 3 जून 2021 को एक अन्य विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 में भारत का जो समुद्री खाद्यों का जो कुल निर्यात है वो 5.96 अरब डॉलर रहा। मतलब इसमें आपको 10.8% की गिरावट दर्ज की गई। पिछली बार ये 6.68 रहा था, 6.68 अरब डॉलर, और इस बार ये 5.96 अरब डॉलर है, इसलिए इसमें 10.8% की गिरावट है। ठीक है, फिर आपको समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक 74.3% जो है वो मात्रा, और 51.36% भाग जो है ये आपको भाग जो है फ्रोजन झींगा का रहा। ठीक है, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक 74.3% है, जिसमें उस मात्रा के अनुसार 51.36% भाग फ्रोजन झींगा का है। 9.4% का गिरावट डॉलर मूल्य में देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को विधिग्रह मुद्रा के रूप में मान्यता, विधिग्रह मतलब लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, देखिए हुआ यूं कि 9 जून 2021 को अल सल्वाडोर जो कि मध्य अमेरिकी देश है, उसने विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन उसको विधिग्रह मुद्रा के रूप में मान्यता दे दिया। विधिग्रह मुद्रा के रूप में मान्यता देने से हुआ यूं। नेक्स्ट है अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को विधिग्रह मुद्रा के रूप में मान्यता। विधिग्रह मुद्रा देखा जाए मतलब कि लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दिया गया है। अल सल्वाडोर जो है 9 जून 2021 को, जो कि मध्य अमेरिकी देश है, उसने विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को विधिग्रह मुद्रा के रूप में मान्यता दिया। अल सल्वाडोर ने मान्यता देने वाला ये विश्व का पहला देश है। कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल अब वहाँ का आधिकारिक मुद्रा जो कि अमेरिकी डॉलर है उसके साथ ही किया जा सकेगा। ठीक है, और इस क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी शॉपिंग किया जा सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है, टैक्स दिए जा सकते हैं, सब कुछ दिए जा सकते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखा जाए एक बिटकॉइन का मूल्य तो वो लगभग आपको 36,590 डॉलर होता है एक बिटकॉइन का मूल्य। और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का नाम है नाइब बुकुले। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 के अंत में देश में दूरसंचार परिदृश्य, तो ये देखा जाए तो 18 जून 2021 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राई उसके द्वारा जारी की गई है। और भारत में जो टेली डेंसिटी है वो है 88.17। ठीक है, कहने का मतलब टेली डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि प्रति 100 व्यक्ति में जो टेलीफोन की कनेक्शंस हैं वो है 88.17। ठीक है, और टेलीफोन कनेक्शन देखा जाए, ये 31 मार्च 2021 की स्थिति देखा जाए तो टेलीफोन कनेक्शन जो देश में कुल टेलीफोन कनेक्शन अगर करोड़ों में देखा जाए तो वो है 120.12। मतलब वायरलेस यहाँ पर आपको 118.1 है, और वायरलाइन वाले आपको 2.02 करोड़ कनेक्शंस हैं भारत में। ठीक है, उसमें शहरी उपभोक्ता 64.52 हैं करोड़, और वायरलाइन वाले हैं 1.86 करोड़। ठीक है, ग्रामीण उपभोक्ता में आपको 53.74 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है, जिसमें 53.58 लोग जो हैं वायरलेस वाला इस्तेमाल करते हैं, और 0.17 करोड़ वायरलाइन वाले। ठीक है, टेली डेंसिटी आपको बता दिया मैंने कि 88.17 है। मतलब भारत में प्रति 100 लोगों में 88.17 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। ठीक है, और ये 86.7 जो है जिसमें आपको वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और 1.49 करोड़ लोग जो हैं वो वायरलाइन वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आगे देखा जाए
तो फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन में चलते हैं हम लोग। ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर देखा जाए करोड़ों की संख्या में, तो ये है 77.81, ठीक है, करोड़ में 77.81 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 75.54 और ग्रामीण क्षेत्र में 2.28 करोड़ लोगों के पास वायर लाइन वाले कनेक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन सेवा प्रदाता जो विभिन्न कंपनियां हैं उसकी हिस्सेदारी। तो इस पूरे कनेक्शंस में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी के पास है तो वो है रिलायंस जियो के पास। ठीक है, ये मार्च 2021 का रिकॉर्ड देखें हम लोग तो ये हो गया है 35.81%। ठीक है, जो कि मार्च 2020 में 33.47 था, लेकिन अब बढ़कर फिर वो 35.81% रिलायंस जियो का है। फिर भारती एयरटेल है, उसकी कनेक्शन है 29.84 करोड़। फिर उसके बाद आता है VI मतलब वोडाफोन आइडिया 24.02%। फिर आपको BSNL का 10.05%, MTNL का 0.28%, उसी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन का 0.001%। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। इसमें ये दिया गया है कि भारत के विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेलीफोन डेंसिटी अगर देखें तो सबसे अधिक टेली डेंसिटी अगर देखा जाए मतलब प्रति 100 व्यक्ति में अगर टेली डेंसिटी देखा जाए मार्च 2021 के अंत तक तो ये है 281.25। दिल्ली में है 281.25, मतलब देखा जाए तो प्रति 100 व्यक्ति के पास 281.25 टेलीफोन कनेक्शंस हैं। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है 152.52। फिर केरल में अगर देखा जाए तो ये है 129.45%। फिर पंजाब में 125.25%। उसी तरह से जो सबसे कम अगर किसी राज्य में है तो है बिहार में 53.61%। बिहार सबसे पीछे है टेली डेंसिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महामारी के चलते 2022 में विश्व में FDI अंतर प्रवाह में 35% की कमी, जबकि भारत में इसमें 25% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये अंकटाड की रिपोर्ट है। ठीक है, तो देखिए जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है मतलब FDI है, जो सर्वाधिक अंतर प्रवाह मतलब देश में आने वाले जो हैं उसमें अगर पहला स्थान देखा जाए तो वो है अमेरिका। 2019 में भी ये पहले स्थान पे थी अमेरिका और इस बार भी पहले स्थान पे है। 156 अरब डॉलर का यहाँ पे आया है, जो कि पिछले बार 261 था। ठीक है, दूसरे स्थान पे चीन है, पहले भी चीन ही थी दूसरे स्थान पर 149 अरब डॉलर के साथ, जो कि पिछले बार 19 में 141 था, एक बार 49 हो गया, मतलब बढ़ा है। और हांगकांग तीसरे स्थान पे है, जो कि पिछले बार ये 5वें स्थान पे था 119 अरब डॉलर के साथ। ठीक है, सिंगापुर चौथे स्थान पे आ गया है, जो कि पिछले बार ये तीसरे स्थान पे था। और भारत जो 5वें स्थान पे आया है, ये पहले 8वें स्थान पे था। 2019 में भारत के पास 51 अरब डॉलर का आया था अंतर प्रवाह FDI का, लेकिन इस बार यानी 2020 में ये 64 अरब डॉलर के साथ भारत का स्थान ऊपर आया है और 5वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, छठे स्थान पे है लग्जमबर्ग, जो कि पहले 25वें स्थान पे था। 7वें स्थान पे जर्मनी है, 8वें पे आयरलैंड और 9वें पे मैक्सिको। ठीक है, अब देखा जाए वो कंट्री जहाँ पे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो FDI है वो सर्वाधिक बाह्य प्रवाह की ओर हुए, मतलब देश से बाहर गए। तो ये देखा जाए तो पहला स्थान पर है चीन, जो कि पहले तीसरे स्थान पे था, लेकिन इस बार ये पहले स्थान पर है 133 अरब डॉलर ये बाहर गया। फिर लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पे है, जापान तीसरे, हांगकांग और चीन वो चौथे स्थान पे है। ठीक है, फिर अमेरिका 5वें स्थान पे है। उसी तरह भारत 18वें स्थान पे है, जहाँ पे पिछली बार 2019 में 13 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह था और इस बार मतलब 2020 में ये बाह्य प्रवाह 12 अरब डॉलर का रहा और भारत 18वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में पहली बार हुआ है कि 600 अरब डॉलर को पार किया है। ठीक है, ये 4 जून तक का स्थिति दिखाया गया है RBI के द्वारा, जो कि 11 जून को जारी किया गया है। ठीक है, देखिए अगर कुल विदेशी मुद्रा कोष भारत का है तो वो है भी 605.008 अरब डॉलर, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का है 560.89 अरब डॉलर का। गोल्ड यानी स्वर्ण है 37.604 अरब डॉलर। विदेशी आहरण अधिकार यानी SDR है 1.513 अरब डॉलर। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित राशि है वो है 5 अरब डॉलर का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको मार्च 2021 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, तो आरबीआई की रिपोर्ट है। देखा जाए तो 30 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत पर जो विदेशी ऋण की स्थिति है तो वो है, कुल विदेशी ऋण जो भारत पर है वो है 570 अरब डॉलर। ठीक है, कुल विदेशी ऋण है भारत पर 570 अरब डॉलर, जिसमें दीर्घकालीन ऋण मतलब जो लंबी अवधि के लिए ऋण लिए जाते हैं वो है 468.9 अरब डॉलर। मतलब कि जो कुल विदेशी ऋण हुए उसमें से अगर प्रतिशत का भाग देखा जाए दीर्घकालिक का तो वो है 82.3%। ठीक है, और अल्पकालिक ऋण यानी 101.1 अरब डॉलर। ठीक है, यानी कि कुल विदेशी ऋण में जो अल्पकालिक ऋण का भाग है तो वो है 17.7% का। ठीक है, फिर जीडीपी में प्रतिशत के रूप में अगर कुल विदेशी ऋण देखें तो वो है 21.1, और यही रियायती ऋण देखा जाए कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का भाग तो वो है 9.1%। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम देखें आगे तो मुद्रा की दृष्टि से जो विदेशी ऋण का संरचना है तो डॉलर मूल्य में आपको 52.1%, रुपए मूल्य में 33.3%, एसडीआर में 4.4%, येन में आपको 5.8% और यूरो में 3.5% का विदेशी मुद्रा ऋण का संरचना है मुद्रा की दृष्टि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो जिसमें देखा जाए तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र की जो अग्रणी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है किन्हें, तो वो बनाया गया है सत्या नडेला को। फिर चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं अनूप चंद्र। फिर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है तो उनकी वृद्धि हुई है अमिताभ कांत के कार्यकाल में, जो कि अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की पुनर्वृद्धि हुई है। अटॉर्नी जनरल कौन है तो वह है के वेणुगोपाल। फिर भारतीय रिजर्व बैंक में जो चौथे डिप्टी गवर्नर है नियुक्त किए गए हैं वो है टी रविशंकर, और इन्होंने बीपी कानूनगो के स्थान पर इन्होंने ग्रहण किया है डिप्टी गवर्नर का रूप आरबीआई में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत तो ये बने हैं अतुल कश्यप। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में जो महासचिव नियुक्त हुए हैं लगातार ये 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए वो है एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, 8 राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। पहले हैं कर्नाटका के हैं थावरचंद गहलोत। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश जहाँ है मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिर मिजोरम में बने हैं हरिबाबू कंभपति। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा में पीसी श्रीधरन पिल्लई। हरियाणा में बडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य और झारखंड में रमेश बैस। ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में। तो पहला है पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो देखिए ये 11 जून 2021 को अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत क्षेत्र में ये घोषणा की गई है और 22 श्रेणियों में 15-15 हज़ार डॉलर की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। जनसेवा पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। देखा जाए पुस्तकें, ड्रामा और संगीत में तो फिक्शन के कैटेगरी में द नाइट वॉचमैन को दिया गया है जिसके लेखक हैं लुइस एडब्रिज। फिर हिस्ट्री में दिया गया है फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्क इन अ ब्लैक अमेरिका, इसके लेखक हैं मारिया चैटलिन को। फिर ड्रामा क्षेत्र में दिया गया है द हॉट विंग किंग को जिसके लेखक है कटोरी हॉल। फिर बायोग्राफी में दिया गया है द डेड आर राइजिंग द लाइफ ऑफ मैल्कम, ये लेस पाइने और तमारा पाइने को दिया गया है। फिर पोइट्री के सेक्टर में दिया गया है पोस्ट कॉलोनियल लव पोएम, इसके लेखक हैं नताली डियाज। फिर नेक्स्ट है जनरल नॉन फिक्शन विलिंगटन लाइफ द मर्डरस कॉप ऑफ 1898 एंड द राइज ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इसके लेखक है डेविड जुचिनो। और संगीत के क्षेत्र में दिया गया है स्ट्राइड को, जो कि तानिया लियोन को दिया गया है। स्ट्राइड को दिया गया है तानिया लियोन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पत्रकारिता में। तो जनसेवा जो पब्लिक सर्विस है उसमें दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग को दिया गया है स्टार ट्रिब्यून को। और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में दिया गया है बोस्टन ग्लोबल के 5 पत्रकार को। फिर आपको एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में दिया गया है राइटर्स व एटलांटिक के पत्रकार को संयुक्त रूप से। और लोकल रिपोर्टिंग में दिया गया है टम्पा बे टाइम्स के 2 पत्रकार हैं। फिर ऑडियो रिपोर्टिंग में दिया गया है नेशनल पब्लिक रेडियो के 3 पत्रकार को। फीचर राइटिंग रनर्स वर्ल्ड व कैलिफोर्निया संडे मैगजीन के पत्रकार को दिया गया है। फिर नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया है द मार्शल प्रोजेक्ट
इंडी स्टार व इनविजिबल इंस्टीट्यूट को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में बुज़फीड न्यूज़ की 3 पत्रकार मेघा राजगोपालन और एलिसन कीलिंग को क्रिस्टोफर बुसेक को दिया गया है। ठीक है, इन 3 लोगों को दिया गया है, मेघा राजगोपालन, एलिसन कीलिंग और क्रिस्टो बुसेक। ठीक है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में। फिर है कमेंट्री में दिया गया है आपको माइकल पॉल विलियम्स को, जो कि रिचमंड टाइम्स के हैं, और क्रिटिसिज्म जो दिया गया है वो वेस्ली मॉरिस को दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के। फिर आपको एडिटोरियल राइटिंग ये दिया गया है रॉबर्ट ग्रीन, लॉस एंजलिस टाइम्स के, और ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी ये दिया गया है आपको एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर शकुंतला हरक थिल्स्टे को, जो कि भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ हैं और डेनमार्क की नागरिक हैं। इन्हें $2.5 लाख का यह पुरस्कार और मछली आधारित जो खाद्य प्रणाली के क्षेत्र में उनके शोध और उपलब्धि के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है फुकुओका पुरस्कार 2021। तो ये वर्ष 2021 का जापान का फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन पुरस्कार का घोषणा किया गया है, जिसमें ग्रैंड पुरस्कार मतलब पालागुम्बी शाइनाथ पूर्व वर्षों में हिंदू के संपादक और ब्लिट्ज के उप संपादक रहे हैं, उन्हें दिया गया है फुकुओका पुरस्कार में ग्रैंड पुरस्कार। फिर है एकेडमिक पुरस्कार, तो वो दिया गया है प्रोफेसर किसिमोतो को, जो कि चीन के हैं। फिर है आर्ट एंड कल्चर पुरस्कार, तो ये दिया गया है प्रबदा यून को, जो कि थाईलैंड के फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। ये 6 मई 2021 को खेल जगत का यह पुरस्कार स्पेन के सेविले शहर में ऑनलाइन दिया गया। लॉरिस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जो है खिलाड़ी वो है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर लॉरिस के जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं वो है नाओमी ओसाका, जापान की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर लॉरिस वर्ल्ड का वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी, तो वो है कनाडा के स्नो बॉर्डर मैक्स पैरेट, कनाडा के स्नो बॉर्डर मैक्स पैरेट। फिर है लॉरिस वर्ल्ड वर्स का सर्वश्रेष्ठ टीम, तो वो है जर्मन फुटबॉल क्लब ब्यून म्यूनिक टीम। ठीक है। फिर है लॉरिस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, तो वो है अमेरिकी फुटबॉलर पैट्रिक महोम्स। फिर आपको स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, तो ये है किक फॉर योर बाय बिग किक फेयर, ये जर्मनी के हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये दिया गया अमेरिका के पूर्व वर्षों के टेनिस खिलाड़ी हैं बिलीजिन किंग। ठीक है। नेक्स्ट आपको लॉरिस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है क्रिस निकीन को। ठीक है, लॉरिस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर क्रिस निकीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निधन में पहला है दिलीप कुमार, जिनका असली नाम है यूसुफ खान। बॉलीवुड के पूर्व वर्षों के जाने माने अभिनेता हैं दिलीप कुमार, और इनका 98 वर्ष की आयु में मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से ख्याति प्राप्त है इनको, और भारत के पूर्व वर्षों में जाने माने स्प्रिंटर यानी कि धावक हैं, जो कि मिल्खा सिंह को कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है डिंको सिंह जो थे वो पद्मश्री से सम्मानित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व वर्ष के जाने माने मुक्केबाज का केवल 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धदेव दास गुप्ता, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक का 77 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ, 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है केनेथ कौंडा, जो कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है अशोक पनगाड़िया, ये पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे, और 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें, जिसमें पहला है सच कहूँ तो, ये एक आत्मकथा है, इसके लेखक हैं नीना गुप्ता। नेक्स्ट है द वॉर डैट मेड रॉ, इसके लेखक हैं अनुसानंद कुमार। नेक्स्ट है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो इसके लेखक हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट है वेयर अबाउट्स अ नोवेल, इसके लेखक हैं झुम्पा लहरी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसके लेखक हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020, तो इसके लेखक हैं नीना गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब मूव करते हैं हम लोग विविध में, जहाँ पहला है एक्सपो 20। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में, और इसका थीम होगा कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कुल देश भाग लेंगे इसमें 192। नेक्स्ट है नाइट्रोजन से तितलियों की प्रजाति पर खतरा, और ये स्विट्जरलैंड की शोध रिपोर्ट है। तो देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की जो बेसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं, अपने एक अध्ययन के आधार पर बताया कि कृषि, वाहन उत्सर्जन और उद्योग से उत्सर्जित नाइट्रोजन मिट्टी में अधिकता से जमा हो रही है, जिससे तितलियों की अनेक प्रजातियां गंभीर खतरे में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़, लेटिसेनबेट गिरे का नया विश्व रिकॉर्ड। तो ये 8 जून 2021 को नीदरलैंड्स में हेंजेलो में इथियोपिया की लेटिसेनबेट गिरे ने 10,000 मीटर दौड़ 29 मिनट 1.03 सेकंड में पूरी करके एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको शॉटपुट में रियान क्राउसरे का नया विश्व रिकॉर्ड। तो ये 18 जून 2021 को ओरेगन में अमेरिका के रियान क्राउसरे ने एक ट्रक एंड फील्ड ट्रायल के दौरान 23.37 मीटर चक्का फेंक के एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है, ये रियान क्राउसर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट सीरीज 2021 का है, जिसमें जो कि जून और जुलाई 2021 में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गई थी, जिसमें 2 टेस्ट मैच और 5 T20 मैच खेले गए थे। टेस्ट सीरीज का मुकाबला में ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका यहाँ 2-0 से जीत हासिल कर सका, और T20 में भी दक्षिण अफ्रीका 5-0 से जीत हासिल कर सका। फिर नेक्स्ट है आपको न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। तो इसमें न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के दौरा किया था, जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले गए थे और न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज को जीत लिया था। एक मैच ड्रॉ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट सीरीज। तो देखिए, ये 16 जून से 19 जून 2021 को हुआ था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में टेस्ट मैच खेला गया, और ये 7 वर्ष के अंतराल के बाद भारतीय महिला टीम ने खेला है कोई टेस्ट मैच। ठीक है, और ये भी मैच ड्रॉ रहा, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भारत की 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा। उन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने पहली पारी में 96 और दूसरी पारी में 63 रन का स्कोर किया था। ओडीआई सीरीज में अगर देखा जाए तो ये इंग्लैंड ने 2-1 से जीत ली। ठीक है, फिर आता है भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच में कप्तानी का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम। इससे पहले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, अब ये विराट कोहली के नाम है। देखिए, 18 से 23 जून 2021 को साउथहैम्पटन में जब न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच हुआ था, उसमें विराट कोहली की कप्तानी का ये 61वां मैच था। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी में 60 मैचों में खेला था, टेस्ट मैच में। ठीक है, अब देखा जाए तो ये 61वां मैच जो है, जो 61 मैच हुआ था अब तक उनकी कप्तानी में, उसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए जो 36 मैच में भारत को जीत हासिल हुई, 15 मैच में पराजय और 10 मैच का अनिर्णित समाप्त हो गया था, जिसमें विजय प्रतिशत अगर देखा जाए विनिंग रेट तो यह है 59.01%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में। तो ये 24 से 31 मई 2021 को 31वां एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था दुबई में। ठीक है, और भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत इस मुक्केबाजी में चौथे स्थान पे था, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक प्राप्त किए। स्वर्ण पदक में देखा जाए तो पुरुष में 1 जो संजीत कुमार को मिला था, महिला में 1 जो पूजा रानी को मिला। फिर रजत पदक में देखिए, रजत पदक कुल 5 मिले थे, जिसमें पुरुष को 2 और महिला को 3। तो पुरुष में जो 2 हैं वो है अमित पंघाल और शिव थापा, और महिला में है MC मैरी कॉम, फिर आपको लाल बुआत सही, फिर आपको अनुपमा कुंडू, इन तीनों को रजत पदक मिला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बने। तो ये न्यूजीलैंड के हैं डेवॉन कॉनवे। ठीक है, फिर है सर्वाधिक 105 बार बल्लेबाजों को शून्य पे आउट करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। अब तक 105 बार वो डक पे विकेट आउट कर सके हैं। अब देखा जाए
तो नेक्स्ट है 21 जून 2021 को वेस्ट इंडीज़ के 3 बल्लेबाजों को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में 46वीं हैट्रिक बनाने में सफलता प्राप्त किया है। तो वो क्या है? केशव महाराज, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो महिलाओं के क्रिकेट में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें मिताली राज सबसे अधिक रन बना चुकी है, जो कि भारत की है 10,337। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो देखिए 18 से 22 जून को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में संपन्न हुआ था और ये फाइनल मैच जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड जीत हासिल कर सका 8 विकेट से। भारत उप विजेता रहा। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में रहे वो है कायल जेमिसन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फिर आपको विजेता जो है वो न्यूजीलैंड टीम को $16 लाख मिला, मतलब लगभग 12 करोड़। और टेस्ट चैंपियनशिप का गदा जिसे मेस है वो दिया गया न्यूजीलैंड टीम को $16 लाख और एक गदा चैंपियनशिप का। और उप विजेता टीम जो भारतीय टीम रही उसको $8 लाख मिला, मतलब लगभग 6 करोड़ का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मैच में सुनील छेत्री के गोलों की संख्या अब 74 हुई। देखिए 7 जून 2021 को दुबई में फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 के जो संयुक्त क्वालिफायर मैच हो रहे थे, जिसमें बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में 2 गोल करके इन्होंने 74 अपना गोल का रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। भारत इस मैच को 2-1 से जीत सका है और इस टूर्नामेंट में 6 वर्ष के बाद ये भारत की पहली जीत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2021। तो ये 30 मई से 13 जून 2021 को पेरिस में संपन्न हुआ है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2021, ठीक है। अगर इसमें एकल में देखा जाए, पुरुष एकल, तो पुरुष एकल के जो विजेता थे वो है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और उप विजेता स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के हैं। महिला में है आपको बारबोरा क्रेस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, विजेता रहीं, और उप विजेता रहीं अनास्तासिया पाव्ल्यूचिनकोवा जो कि रूस के हैं। फिर पुरुष युगल में देखा जाए तो तीसरे स्थान पे है पियरे ह्यूगिस हर्बर्ट और निकोलस माहूत, दोनों फ्रांस के हैं, और उप विजेता है एलेक्जेंडर बुब्लिक और आंद्रे गुलवेब, दोनों कजाकिस्तान के हैं। और महिला युगल में देखा जाए तो विजेता रहे हैं बारबोरा क्रेस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों चेक गणराज्य के हैं, ठीक है। फिर आपको उप विजेता जो महिला युगल में उप विजेता देखा जाए तो वो रहे हैं बिधानी माटे सैंड्स जो कि अमेरिका के हैं, और ईगा सिवियातेक जो कि पोलैंड के हैं। नेक्स्ट है मिश्रित युगल देखा जाए तो विजेता है डिजायरे क्राउजेक जो कि अमेरिका के हैं, और जो सैलिसबरी जो कि ब्रिटेन के हैं, ठीक है। और उप विजेता देखा जाए तो एलेना बिस्नीना और आसियान क्रात्सेव, दोनों रूस के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम आयु के बने ग्रैंड मास्टर। तो ये 1 जुलाई 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं जो अभिमन्यु मिश्रा, वो बुडापेस्ट में एक टूर्नामेंट में केवल 12 वर्ष 4 महीना और 25 दिन की आयु में ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब हासिल किया। ग्रैंड मास्टर का खिताब जो प्राप्त किया है वो भारतीय शतरंज खिलाड़ी की संख्या हो गई है अब तक 68, ठीक है। और ये जून 2021 की स्थिति है। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी जो कि विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीती। 27 जून को पेरिस में विश्व कप तीरंदाजी में एक ही दिन में 3 स्वर्ण। अगर प्रतियोगिता देखा जाए तो वो है व्यक्तिगत रिकर्व, फिर है मिश्रित युगल, और मिश्रित युगल में अपने पति अतनु दास के साथ जोड़ी बनाई थी इन्होंने, और महिला रिकर्व टीम की स्पर्धा में इन्होंने जीत हासिल किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।